Please do subscribe our channel and stay connected for more videos. हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं अपना अगला टॉपिक, जो कि है हमारा फ्रांस एबॉलिशेस मोनार्की एंड बिकम्स रिपब्लिक। जैसा कि हम लोगों ने अपने पिछले वीडियो में पढ़ा था, ये फ्रांस में जो है मोनार्की सिस्टम था, यानी वहां का रूलर जो था वो लुईस 16 था। उसके बाद वहां नेशनल असेंबली ने कॉन्स्टिट्यूशन फॉर्म किया एंड देन फ्रांस जो है वो चेंज हो गया किसमें, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की में। और इस टॉपिक में आज हम लोग डिस्कस करेंगे क्या कि जो फ्रांस जो है वो रिपब्लिक कंट्री कैसे बना। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने पहले टॉपिक से, पहले अपने पॉइंट से। पहला पॉइंट हमारा है लुईस 16 सीक्रेट नेगोशिएशंस। अब जैसा कि हम लोगों ने पिछले टॉपिक्स में पढ़ा था कि वहां फ्रांस में नेशनल असेंबली ने एक कॉन्स्टिट्यूशन फॉर्म किया एंड लुईस 16 उस कॉन्स्टिट्यूशन पे अपना एग्रीमेंट दिया, यानी उस पे साइन करना पड़ा। लेकिन हुआ क्या कि लुईस 16 ने कॉन्स्टिट्यूशन पे एग्री तो किया, यानी साइन तो किया, लेकिन उसने काफी प्रेशर में ये साइन किया था, क्योंकि हम लोग ऑब्वियसली ये जानते हैं कि कोई भी अगर किंग होगा तो कोई भी किंग जो है वो अपने पावर को लिमिट होते हुए नहीं देखना चाहता है या लिमिट में नहीं रहना चाहता है। वो हमेशा यही चाहेगा कि उसके पावर जो है वो पूरे रहें। तो इसी की वजह से लुईस 16 जो है वो सीक्रेट नेगोशिएशंस में गया, किसके साथ, जो किंग ऑफ प्रूशिया के साथ, यानी जो प्रूशिया कंट्री जो था उसके राजा के साथ जो है वो सीक्रेट नेगोशिएशन में था। क्यों? क्योंकि वो चाहता था कि किंग ऑफ प्रूशिया लुईस 16 की हेल्प करे, ताकि लुईस 16 जो है अपने पावर्स को रीगेन कर ले। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा रूलर्स ऑफ नेबरिंग कंट्रीज वेर वरिड। जो रूलर्स जो थे नेबरिंग कंट्रीज के, यानी फ्रांस के आसपास के जितने भी देश, उसके रूलर्स जो थे वो काफी ज्यादा वरिड थे, यानी चिंतित इसलिए थे क्योंकि फ्रांस में जो कंडीशंस क्रिएट हुई थी, जो भी इंसिडेंट्स हुए थे जिसमें फ्रांस जो है मोनार्की से कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की में चेंज हो गया था, तो इसके वजह से फ्रांस के आसपास के जितने भी रूलर्स थे वो इस बात से परेशान थे कि कहीं फ्रांस से इंस्पायर होकर के उनके कंट्री की जो पब्लिक है वो भी रेवोल्यूशनरी मूवमेंट स्टार्ट न कर दे। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है नेशनल असेंबली डिक्लेयर्ड वॉर ऑस्ट्रिया प्रूशिया। नेशनल असेंबली जो है, अब जैसा कि हम लोगों ने यहां देखा कि लुईस 16 जो है वो सीक्रेट नेगोशिएशंस में था, किसके साथ, प्रूशिया के राजा के साथ। लेकिन लुईस 16 के किसी एक्शन लेने से पहले ही नेशनल असेंबली जो है फ्रांस की, उन्होंने आपस में वोटिंग किया और वोटिंग में यह फैसला लिया कि वो प्रूशिया और ऑस्ट्रिया जो है, ठीक है, ये दोनों कंट्रीज पे वो लोग अटैक करेंगे एंड उनसे बैटल फील्ड में लड़ाई करेंगे। ये इसमें डिसाइड किया गया वोट में। अब ऑब्वियसली बात है कि जब डिक्लेयर्ड वॉर, यानी जब वॉर डिक्लेयर हो गया तो वहां लड़ने के लिए सैनिक भी चाहिए। तो वहां हुआ क्या, फ्रांस में, फ्रांस के जो डिफरेंट सिटीज से काफी थाउजेंड्स ऑफ वॉलंटियर्स जो हैं वो इस लड़ाई में पार्टिसिपेट करने के लिए आगे आए एंड उन्होंने मिलिट्री ज्वाइन की। अब इसमें हुआ क्या कि अब ऐसी क्या रीजन था, क्यों जो है थाउजेंड्स ऑफ वॉलंटियर्स आगे आए। तो जो थाउजेंड्स ऑफ वॉलंटियर्स आगे आए उनका रीजन यह था कि उन्हें ऐसा लग रहा था कि वो लड़ाई जो है वो पूरे यूरोप में जो भी राजा हैं और उनका जो डेस्पोटिक पावर है वो उसके अगेंस्ट फाइट कर रहे हैं, और इसके वजह से वो सारे वॉलंटियर्स खुद बाहर निकल करके आए। अब बाहर निकल के यहां तो वॉलंटियर्स आए, इसके बाद एक वर्ड आता है मर्सिलेस। मर्सिलेस के बारे में हम लोग अभी डिस्कस करते हैं, देखते हैं मर्सिलेस क्या था। हम लोग बात करते हैं मर्सिलेस के बारे में। अगर हम लोग ये बात करें कि मर्सिलेस था क्या, अगर हम लोग मर्सिलेस जो थाउजेंड ऑफ वॉलंटियर्स जो फ्रांस के अलग अलग सिटीज से वो लोग जब आगे आए थे वॉर के लिए, तो उस समय क्या हुआ, तो मर्सिलेस नाम की जगह से जो वॉलंटियर्स आगे आए थे फर्स्ट टाइम पेरिस शहर में जब वो एंट्री किए तो एक सॉन्ग गा रहे थे। वो सॉन्ग जो है उसके राइटर जो थे वो रॉजेट डी लेस्ले थे, रॉजेट डी लेस्ले, इन्होंने वो सॉन्ग को लिखा था। और वो वॉलंटियर्स जो है पेरिस में एंटर करते हुए यही सॉन्ग गा रहे थे, और वो जो वॉलंटियर्स थे वो बिलोंग करते थे मर्सिलेस नाम की जगह से, इसलिए इस सॉन्ग का नाम मर्सिलेस पड़ गया। और फ्यूचर में जाकर के, यानी अभी कंटेम्परेरी फ्रांस में ये फ्रांस का नेशनल एंथम है। यानी मर्सिलेस नाम की जगह से जो वॉलंटियर्स आए थे, वो जो सॉन्ग गा रहे थे, जो लिखा गया था रॉजेट डी लेस्ले के द्वारा,
उस सॉन्ग को फ्रांस, उस समय तो मार्सेलेस बोला गया, उस समय का पैट्रियोटिक सॉन्ग हो गया वो, और फ्यूचर में जाकर के उसे फ्रांस का नेशनल एंथम एक्सेप्ट कर लिया गया। हम लोग देखते हैं इसके बाद अगला पॉइंट। अभी देखते हैं इसमें, जैसे कि अभी हम लोगों ने डिस्कस किया कि नेशनल असेंबली ने वॉर डिक्लेयर किया था वोटिंग के हिसाब से ऑस्ट्रिया और प्रूसिया के अगेंस्ट। अब जैसे वॉर होगा तो वॉर होने की वजह से वॉर का जो है उसका जो ड्रॉबैक्स आएगा वो भी सामने आएगा। इसमें क्या होता है, लॉसेज होते हैं वॉर्स में। लॉसेज वो होता है क्या, फाइनेंशियल लॉस भी होगा यानी इकोनॉमिकल लॉस भी होगा, और पब्लिक का भी लॉस होगा यानी सोल्जर्स भी उसमें काफी मारे जाएंगे। तो फ्रांस का जो ये रेवोल्यूशनरी वॉर था प्रूशिया और ऑस्ट्रिया के अगेंस्ट, इसमें भी काफी लोग मारे गए और साथ ही साथ काफी ज्यादा इकोनॉमिकल प्रॉब्लम्स भी फेस करनी पड़ी फ्रांस को। हम लोग इसमें इसके बाद देखते हैं अपना अगला पॉइंट। अगला पॉइंट क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन 1791। जैसा कि हम लोगों ने पढ़ा था कि फ्रांस में नेशनल असेंबली ने कॉन्स्टिट्यूशन फॉर्म किया था 1791 में, लेकिन इस कॉन्स्टिट्यूशन में एक डिमेरिट थी। डिमेरिट क्या थी कि इसमें वोटिंग का राइट था या पॉलिटिकल जो राइट्स था, जो पॉलिटिकल राइट्स इसमें दिया गया था इस कॉन्स्टिट्यूशन में, वो सिर्फ वैसे लोगों के पास था जो कि एक्टिव सिटीजन्स थे या फिर जिनके पास पैसे थे, जो टैक्स पेयर्स थे, उनके पास ही सिर्फ पॉलिटिकल राइट्स था उस समय। ये जो है 1791 का जो कॉन्स्टिट्यूशन बना था उसका ये ड्रॉबैक था एक। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, इसके बाद क्या हुआ कि पॉलिटिकल क्लब्स, अभी पॉलिटिकल क्लब्स जो है वो एस्टेब्लिश होना शुरू हुए फ्रांस में। और पॉलिटिकल क्लब्स जो एस्टेब्लिश हुए उनका काम क्या होता था, वो क्या करते थे, वो जो गवर्नमेंट की पॉलिसी जो भी आती थी उस पर वो लोग डिस्कशन करते थे और साथ ही साथ ये प्लान करते थे कि ये उनके लिए फायदेमंद है या नहीं है, और उसके मतलब एनालिसिस, वो सेल्फ एनालिसिस उस पर करते थे। और जब बात हम लोग पॉलिटिकल क्लब्स की कर रहे हैं तो इसमें जो सबसे ज्यादा जो पावरफुल उस समय का जो क्लब था, पॉलिटिकल क्लब, वो था जैकोबिन क्लब। जैकोबिन क्लब जो था वो उस समय का फ्रांस का सबसे ज्यादा पावरफुल क्लब था। अभी हम लोग पढ़ते हैं जैकोबिन क्लब के बारे में। हम लोग देखते हैं जैकोबिन क्लब के बारे में। जैकोबिन क्लब जिसका लीडर जो था वो मैक्सिमिलियन रोबेस्पियरे था। मैक्सिमिलियन रोबेस्पियरे वो उसका लीडर था। और मैं अब जब इसमें बात आती है जैकोबिन क्लब्स की, तो इसमें ये भी बात आती है कि उसके मेंबर्स कौन थे। तो इसमें मेंबर्स वैसे लोग थे जो डेली वेज वर्कर्स थे, जो आर्टिसंस थे, स्मॉल बिजनेसमैन, स्मॉल शॉपकीपर्स, पीजेंट्स, यानी एक तरह से हम लोग कह सकते हैं जो लेस प्रोस्पेरस सेक्शंस थे सोसाइटी के, यानी वैसी सोसाइटी के वैसे लोग जो काफी गरीब तबके से आते थे, यानी जो लोअर क्लास जो पीपल थे वो इसके मेंबर्स थे इस जैकोबिन क्लब के। और लीडर कौन था, मैक्सिमिलियन रोबेस्पियरे। ठीक है, अभी इसमें हम लोग बात करते हैं उनके ड्रेस की। ड्रेस इनका क्या था, इनका जो ड्रेस था वो क्या था, लॉन्ग स्ट्रिप्ड ट्राउजर्स, यानी वो लोग लॉन्ग स्ट्रिप्ड ट्राउजर्स पहनते हैं, यानी लंबे ट्राउजर्स पहनते थे जो कि स्ट्रिप्ड होते थे, जैसा कि वहां के डॉक वर्कर्स वो लोग पहना करते थे। और साथ ही साथ वो लोग एक रेड कैप पहनते थे। रेड कैप जो होता है वो रेवोल्यूशन का प्रतीक होता है। तो वो लॉन्ग स्ट्रिप्ड ट्राउजर्स पहनते थे, साथ ही साथ लाल रंग की टोपी लगाते थे। और इसी लॉन्ग स्ट्रिप ट्राउजर्स की वजह से इनका एक निकनेम भी था जैकोबिन क्लब के मेंबर्स का, वो था क्या, सैंस कोलोट्स। सैंस कोलोट्स का मतलब होता है दोज विदाउट नी ब्रीचेज, यानी कहने का मतलब क्या है कि फ्रांस में उस समय जो भी ड्रेसेस प्रचलित थे, यानी जो लोग वहां ड्रेस यूज करते थे वो घुटने तक का होता था। और जब ये जैकोबिन क्लब के जो मेंबर्स हैं उन्होंने लॉन्ग स्ट्रिप्ड ट्राउजर्स पहनना शुरू किया, तो उसका मतलब होता था सैंस कोलोट्स, इसलिए बोला जाता था क्योंकि इसका मतलब दोज विदाउट नी ब्रीचेज, यानी फ्रांस के जो ट्रेडिशनल ड्रेस था नी ब्रीचेस का, तो ये नी ब्रीचेस से ज्यादा लंबा होता था, इसलिए इसे बोला जाता था पीपल विदाउट नी ब्रीचेज। अब हम लोग इसमें देखते हैं अपना अगला पॉइंट। अगला पॉइंट हमारा क्या है, अब जैकोबिन क्लब के बारे में हम लोग इसमें देखते हैं क्या कि जैकोबिन क्लब क्या किया इसमें, सितंबर समर्स ऑफ 1792, मतलब 1792 के समर्स में जैकोबिन क्लब ने
क्या किया, जैकोबिन क्लब ने डिसाइड किया कि वो लोग रिवोल्ट करेंगे लार्ज नंबर ऑफ पीपल के साथ। जैसे कि हम लोग ऑलरेडी जानते हैं कि उनके साथ बहुत सारे गरीब लोग जो या लेस प्रोस्पेरस सेक्शंस थे सोसाइटी के, वो उनको सपोर्ट करते थे या उन्हीं से बना हुआ था जैकोबिन क्लब। तो इन लोगों ने डिसाइड किया कि वो लोग रिवोल्ट करेंगे लार्ज नंबर ऑफ पीपल के साथ। अब रिवोल्ट करने का रीजन क्या था, 1792 में रिवोल्ट हुआ, और रिवोल्ट करने का रीजन क्या था, रीजन क्या था, शॉर्ट सप्लाई ऑफ फूड। कहने का मतलब उस समय की जो लेस प्रोस्पेरस सेक्शन ऑफ सोसाइटी थे यानी जैकोबिन क्लब के जो मेंबर्स थे, उन्होंने डिसाइड किया कि वो रिवोल्ट करेंगे। रिवोल्ट करने का रीजन क्या था, कब रिवोल्ट करेंगे, 1792 के समर्स में। उसका रीजन था शॉर्ट सप्लाई ऑफ फूड, यानी जो फूड की सप्लाई हो रही थी उस समय फ्रांस में वो प्रॉपर नहीं थी, और जिसके वजह से जो वहां जो लेसर सेक्शन था उसे वो खाना अच्छे से अवेलेबल नहीं हो पा रहा था। और हम लोग यह ऑलरेडी जानते हैं कि जब कहीं भी शॉर्ट सप्लाई होता है फूड का, डिमांड ज्यादा होती है, सप्लाई कम होता है, तो उसका प्राइसेस बढ़ते हैं। और यहाँ भी यही कंडीशन था, एक तो फूड की सप्लाई कम थी और साथ ही साथ डिमांड ज्यादा था, जिसके वजह से प्राइसेस काफी ज्यादा थी। और इसके वजह से वहां की जो लेसर सेक्शंस थी वो या लेसर सेक्शन जो थे सोसाइटी के, उन्हें प्रॉपर फूड अवेलेबल नहीं हो पाता था। नेक्स्ट हम लोग इसमें देखते हैं अगस्त 10, 1792 को कुछ इंसिडेंट हुए थे उसके बारे में। अगस्त 10, अभी इस दिन 3 इंसिडेंट हुए थे। तो पहला हम इंसिडेंट देखते हैं क्या, कि इस दिन जो ये रेवोल्यूशनरी लोग थे जिन्होंने रिवोल्ट किया था, वो लोग पहला इसमें काम क्या किए, ये लोग क्या, स्टॉर्म्ड पैलेस ऑफ ट्यूलेरीज। उस समय एक ट्यूलेरीज का जो पैलेस था उसे स्टॉर्म कर दिया, यानी उसे बर्बाद कर दिया इन लोगों ने। और उसके बाद क्या किया, मैसेकर्ड किंग्स गार्ड्स, जो राजा के गार्ड थे उन्हें इन लोगों ने मार दिया, एंड जो किंग था उसे हॉस्टेज बना के रखा। हॉस्टेज मतलब होता है बंधक बना के रखा। यानी ये लोग जो है अगस्त 10, 1792 को स्टॉर्म्ड पैलेस ऑफ ट्यूलेरीज, ट्यूलेरीज के जो पैलेस को बर्बाद कर दिया, राजा के गार्ड्स को मार दिया, एंड उसके बाद क्या किया गया, किंग को, यानी किंग उस समय कौन था, लुइस 16 को इन लोगों ने बंधक बना के रखा या बंदी बना के रखा कई घंटों तक, सेवरल आवर्स, बहुत लंबे समय तक इन्होंने बंदी बना के रखा था। और इसका रिजल्ट क्या हुआ कि जो नेशनल असेंबली थी, नेशनल असेंबली जो है वो वोट की किसी के लिए, टू इम्प्रिजन द रॉयल फैमिली। यानी इसका रीजन क्या हुआ कि रॉयल फैमिली को इम्प्रिजन कर दिया गया। इम्प्रिजन मतलब उन्हें जेल में डाल दिया। हमारा अगला पॉइंट है इलेक्शंस। इलेक्शंस, जैसा कि हम लोगों ने देखा था कि पिछले टॉपिक में कि नेशनल असेंबली के जब इलेक्शंस हुए थे तो उस समय क्या किया गया था, उस समय जो सब एक्टिव सिटीजन्स हुआ करते थे, सिर्फ उन्हीं के पास राइट टू वोट था। यानी वैसे सेक्शंस सोसाइटी के जो कि रिच थे या वेल्दियर थे, उनके पास राइट टू वोट था या पॉलिटिकल राइट था। इस बार जो इलेक्शंस हुआ इसमें चेंजिंग्स क्या थी, इसमें अलग क्या था, इसमें अलग ये था कि जितने भी मेन थे, यानी ऑल मेन जिनकी एज 21 प्लस थी, वो सारे लोग इसमें वोटिंग कर सकते थे। यानी कहने का मतलब जितने भी लोग 21 प्लस थे वो सारे लोग वोट कर सकते थे। लेकिन एक चीज नोट करने के लिए है यहाँ कि जो विमेन थी वो उनके पास अभी भी राइट टू वोट नहीं था। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा क्या कि अब इलेक्शंस हुए तो न्यू असेंबली बनी। जो न्यू असेंबली बनी उसका नाम रखा गया कॉन्वेंशन। यानी जो इलेक्शंस हुए, इलेक्शंस के बाद जो लोग चुने गए या न्यू असेंबली बनाई गई, उस न्यू असेंबली का नाम रखा गया कॉन्वेंशन। देखते हैं हम लोग अपना अगला पॉइंट। अगला पॉइंट है हमारे क्या, 21 सितंबर 1792। अब ये डेट क्यों इंपॉर्टेंट है, देखते हैं इस डेट के बाद इसमें क्या क्या इंसिडेंट्स हुए थे। इसमें हुआ क्या, 21 सितंबर 1792 को एबोलिस्ट मोनार्की, यानी फ्रांस में मोनार्की को एबोलिश कर दिया गया, यानी खत्म कर दिया गया। डिक्लेयर्ड
रिपब्लिक, यानी फ्रांस को एक रिपब्लिकन कंट्री डिक्लेयर कर दिया गया। और क्या हुआ था इस दिन, इसके बाद क्या हुआ, अब जो लुईस 16 है इसके साथ क्या हुआ, कहने का मतलब जब यहां हम लोग बात कर रहे हैं एबॉलिश्ड मोनार्की, यानी 21 सितंबर 1792 को जब फ्रांस में मोनार्की को एबॉलिश कर दिया गया, तो उसके बाद लुईस 16 का क्या हुआ, लुईस 16 पे उस पे ट्रायल चला, यानी कोर्ट में उस पे केस चला, एंड उसके बाद क्या किया गया, उसे अरेस्ट करके ट्रेजन के आरोप में उसे एग्जीक्यूट कर दिया गया, यानी उसे मार दिया गया, उसका सेंटेंस टू डेथ, यानी उसे डेथ सेंटेंस दे दिया गया लुईस 16 को। और जो इसकी वाइफ थी मैरी एंटिनोटे, कुछ दिनों के बाद मैरी एंटिनोटे के साथ भी वही हुआ जो लुईस 16 के साथ हुआ, यानी उसे भी मौत की सजा दे दी गई, लाइफ सेंटेंस टू डेथ, एंड उसे भी फाइनली खत्म कर दिया गया या मार दिया गया। अब हम लोग देखते हैं अपना अगला वीडियो जो देखेंगे उसमें होगा हमारा टॉपिक द रेन ऑफ टेरर। Thank you for watching. Please subscribe our channel and press bell icon to get updates. Thank you.